मार्वल की अगली बड़ी घटना सीक्रेट वॉर्स है, लेकिन कई मौजूदा मुद्दों के बाद मार्वल को इस घटना के लिए क्या करना चाहिए, जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए और वहां से आगे कैसे बढ़ें और आगे क्या होगा। सीक्रेट वॉर्स। आज हम समय में आगे बढ़ते हुए सोचेंगे कि एंड गेम के बाद सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्वल ने अपने उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी कभी उतार चढ़ाव भी उतार से अधिक रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। एमसीयू में बहुविध संकट की ओर अग्रसर, एक युद्ध जिसमें कांग शामिल होगा और जो मार्वल ब्रह्मांड को रिबूट करेगा। आखिर कैसे? कॉमिक्स पर नजर डालें तो ये ध्यान देने योग्य है कि 1984 से सीक्रेट वॉर्स मिनी सीरीज कॉमिक्स में पहली प्रमुख क्रॉसओवर में से एक है। इससे पहले कि नायक प्रत्येक वर्ष 100 कार्यक्रमों में शामिल होते, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम देखना दुर्लभ था जिसमें प्रकाशक के सभी नायक एक ही साहसिक कार्य में सम्मिलित होते। इस सीक्रेट वॉर्स घटना के साथ हम कह सकते हैं कि कॉमिक्स में ब्लॉकबस्टर की स्थापना हुई। कई दशक आगे बढ़े और 2015 में मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स की अवधारणा को एक प्रमुख घटना के रूप में वापस लाने का फैसला किया, जो प्रकाशक की स्थिति को बदल देगा। सिविल सीक्रेट इन्विजन एवेंजर्स बनाम एक्स-मेन और अन्य घटनाओं के आधार पर प्रकाशक ने इसके पात्रों को एक नया मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन बड़ा बदलाव वास्तव में लेखक जोनाथन हिकमैन के दिमाग से आया, जिन्होंने ये विचार प्रस्तावित किया था। एवेंजर्स कॉमिक्स में उनका ब्रह्मांड समाप्त होने वाला था। इन्फिनिटी गॉन्टलेट और अन्य रहस्यमय वस्तुओं का उपयोग करके कई प्रयासों के माध्यम से वे इसके अंत को रोकने की कोशिश करेंगे, हालांकि उनका ब्रह्मांड ढह जाएगा। यहाँ हमारे पास एक ऐसा कालखंड था जहाँ एक ही दुनिया में उन सभी चीजों का सम्मिश्रण बनाया गया था जो कभी मार्वल की दुनिया थी, जिस पर डॉक्टर डूम का शासन था, जिसने स्वयं देवताओं का सामना किया था। अपने ब्रह्मांड को जीवित रखने के लिए भले ही वह भ्रष्ट हो, उसे रीड रिचर्ड्स द्वारा पराजित होना पड़ा और तब ब्रह्मांड पुनः उठ खड़ा हुआ। लेकिन यह नया युग अलग था। यहाँ हम फिल्मों में घटित होने वाली घटनाओं से कई समानताएं पा सकते हैं। एवेंजर्स का एक नया समूह बनाया गया। फाल्कन नया कैप्टन अमेरिका था। माइल्स मोरालेस पीटर पार्कर के समान ब्रह्मांड में रह रहा था। सुश्री जैसे पाठ। मार्वल और कैप्टन मार्वल प्रकाशक की सभी प्रमुख परियोजनाओं में सबसे आगे थे। तुलनात्मक रूप से हमें यह कहना होगा कि ये विचार कॉमिक्स में बिक्री या सभी प्रशंसकों द्वारा स्वीकृति के मामले में काम नहीं आए, जैसा कि फिल्मों के साथ हुआ था। इस मामले में हम कह सकते हैं कि हालांकि मार्वल स्टूडियोज ने मार्वल कॉमिक्स के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की है, लेकिन उसने ऐसा सबसे खराब उदाहरणों के साथ किया है। लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न में दर्शकों की हाल की रुचि की कमी को देखते हुए प्रोडक्शन कंपनी की परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में मार्वल के अधिकारियों ने मार्वल के अगले बड़े आयोजन का उपयोग अपने ब्रह्मांड को पुनः आरंभ करने और एक नया भविष्य शुरू करने के लिए करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह कैसे होगा? इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो द टॉप कॉमिक्स की सदस्यता लेना ना भूलें। अब हाँ, इस सवाल का जवाब देते हुए कि मार्वल के लिए एक नया भविष्य कैसे शुरू होगा, पूरे रीबूट के लिए पहला कदम डेडपूल होगा, जिसे जब यूसीएम में पेश किया जाएगा तो अपने साथ लाएगा। एक्स-मेन ब्रह्मांड के कई पात्रों, द फुट्स और बंद हो चुकी कंपनी के कई अन्य पात्रों में से सबसे उल्लेखनीय ह्यू जैकमैन है, जो वॉल्वरिन के रूप में वापस आएंगे। पूरी फिल्म में हमें विभिन्न उत्परिवर्ती पात्रों की कैमियो भूमिकाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केवल डेडपूल और वुल्वरिन ही फिल्म से अछूते निकलेंगे। लेकिन शायद एमसीयू के लिए अगले सबसे महत्वपूर्ण पात्र फैंटास्टिक फोर है। ये सीक्रेट वॉर्स कहानी का केंद्रीय समूह है, जिसमें खलनायक डॉक्टर डूम भी शामिल है, जो मार्वल देवताओं का सामना करता है, तथा रीड रिचर्ड्स भी शामिल है, जो ब्रह्मांड को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करता है। इन नायकों की भूमिका कौन से अभिनेता निभाएंगे, इस बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिल्म अगली 2 एवेंजर्स फिल्मों से पहले रिलीज होने जा रही है। कहा जाता है कि फैंटास्टिक फोर फिल्म अतीत या किसी अन्य आयाम में स्थापित है। यही कारण है कि इस टीम ने मौजूदा मार्वल पात्रों के साथ बातचीत नहीं की है। यह समूह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहले नायक हैं जो समय और आयामों के बीच लगातार और सहजता से यात्रा करने में सफल होते हैं। इस फिल्म के बाद अगली सबसे महत्वपूर्ण फिल्म द कांग डायनेस्टी है। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म में कांग्स की परिषद के खतरे का सामना करने के लिए एक बार फिर एवेंजर्स की बैठक होगी, जो इंतजार कर रहे हैं सभी वास्तविकता पर हमला करने के लिए। एवेंजर्स के समूह में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका के रूप में फाल्कन, कैप्टन मार्वल, थॉर ब्लैक पैंथर के रूप में शूरी, हल्क, सुश्री मार्वल, शी हल्क, एंटमैन, हॉकाई और केट बिशप शामिल होंगे। और दूसरी ओर स्कारलेट विच और शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से लोकी होंगे, जिन्होंने अपनी श्रृंखला के माध्यम से मौजूदा बहुविध संकट के बारे में अधिक सीखा है और जो मुख्य प्रतिपक्षी खांग और वास्तविकता के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत जोखिम को जानते हैं। इस वीडियो में हम अभिनेता जोनाथन मेयर्स की कास्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन चाहे उनकी भूमिका को पुनः चुना जाए या वे बने रहें, खंग इस अगले चरण में सामना करने वाला मुख्य दुश्मन होगा। क्वांटमेनिया के अंत में हम देख सकते हैं कि इस खलनायक के विभिन्न रूप वास्तविकता पर विजय पाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
कुछ लीक के अनुसार और जो तर्कसंगत लगता है, द कांग डायनेस्टी फिल्म में जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, नायक कांग से हार जाएंगे और इसलिए सीक्रेट में एक रीमैच होगा। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ तो मल्टीवर्स से अन्य नायक उनकी सहायता के लिए आ गए। ये बात समझ में आती है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी पृथ्वी के नायक ब्रह्मांडीय प्राणियों से हार जाते हैं, जिसके कारण उनकी वास्तविकता नष्ट हो जाती है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने सीक्रेट वॉर्स के बारे में मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं संक्षेप में बता सकता हूँ कि यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि इस घटना में मुख्य प्रतिपक्षी बियॉन्डर्स थे। ये बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं जो ब्रह्मांड के लिए मौलिक हैं, जिन्होंने सेलेस्टियल्स का निर्माण किया। वे प्राणी जिन्हें हम पहले ही इटर्नल में देख चुके हैं, जो मूल रूप से पृथ्वी ग्रह पर मौजूद मनुष्यों और महामानवों के लिए मार्वल कॉमिक्स में जिम्मेदार हैं। एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पृथ्वी अपने ही रचयिताओं के हाथों नष्ट होने वाली है, लेकिन इसकी आशंका में डॉक्टर डूम ही एकमात्र व्यक्ति है जो उनका सामना करता है तथा उनका सामना करने के लिए क्षण भर के लिए एक ब्रह्मांडीय शक्ति चुरा लेता है। इस मामले में फिल्मों में बियॉन्डर्स का स्थान कंग और उसके साथियों द्वारा ले लिया जाता है और यही वे लोग हैं जो फिल्मों में ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जाएंगे। सीक्रेट वॉर्स से हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि कई नायक और पात्र अलविदा कहेंगे, लेकिन सिर्फ मार्वल स्टूडियोज के पात्र ही नहीं, बल्कि ये मार्वल के पूरे पुराने युग को भी अलविदा कहेगा, जिसमें ब्रायन सिंगर के एक्स मेन से लेकर कई स्पाइडरमैन और अतिरिक्त पात्र शामिल हैं जिनकी फिल्में सिनेमाघरों में लगी हैं। जैसा कि मैंने कहा, द कांग डायनेस्टी के बाद MCU के नायक पराजित हो जाएंगे। दिन बचाने के लिए नायकों का एक नया समूह आएगा, जिनमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और या एंड्रयू गारफील्ड, ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन, अपनी पीढ़ी के और फर्स्ट क्लास के कई और एक्समैन, संभवतः बेन एफ्लेक के डेयरडेविल जैसे अन्य पात्र, अतीत से कुछ घोस्ट राइडर, अतीत से कुछ हल्क और पिछली फैंटास्टिक फोर टीम शामिल होंगे। मान लीजिए कि यदि एंड गेम मूल एवेंजर्स की देवी थी, तो सीक्रेट वॉर्स उन सभी चीज़ों को अलविदा कह देगी जो हम अब तक मार्वल के बारे में जानते थे। इसका कॉमिक से संबंध है, जहां डॉक्टर डूम के साथ टकराव के दौरान रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर परिवार मार्वल ब्रह्मांड में जीवन वापस लाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। लेकिन चूंकि फैंटास्टिक फोर MCU में एक नया समूह बनने जा रहा है, इसलिए ह्यू जैकमैन, टोबी मैगवायर और कंपनी के लिए ब्रह्मांड के लिए खुद को बलिदान करना अधिक उचित है। बहाल किया जाएगा। इससे हमें कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स जैसा रिबूट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज एकदम शुरुआत से शुरू करेगा, बल्कि यह एक सॉफ्ट रिबूट होगा। उदाहरण के लिए, कॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि सब कुछ गायब हो गया और पुनः शुरू हो गया, बल्कि ऐसा है कि कई पात्रों को नई स्थिति दी गई और अन्य को हटा दिया गया, जिससे फिल्मों में नए पात्र नायक बन गए। सबसे पहले जो हो सकता है वह यह है कि ह्यू जैकमैन या टोबी मैगवायर या एंड्रयू गारफील्ड निश्चित रूप से कह दें, डियाज को उनके प्रतीकात्मक पात्रों में वापस लाया गया है और उनके स्थान पर टॉम हॉलैंड मुख्य स्पाइडरमैन के रूप में बने हुए हैं, क्योंकि वह अभी भी काफ़ी युवा है। जहां तक एक्समैन की बात है, तो कहा जा रहा है कि यहां से हम नए अभिनेताओं के साथ एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अफवाह यह है कि इस प्रथम चरण में फिलहाल वुल्वरिन पर विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि वे कॉमिक्स में मौजूद एक्समैन के पहले समूह के समान म्यूटेंटों के एक समूह के बारे में सोचेंगे, जिनके नाम होंगे जीन ग्रे, साइक्लोप्स, बीस्ट, आइसमैन और एंजेल, तथा चार्ल्स जेवियर इसका नेतृत्व करेंगे। जहां तक डेडपूल की बात है, तो यदि उनकी पिछली फिल्म सफल रही तो वे संभवतः फिल्म में बने रहेंगे। दूसरी ओर मिस मार्वल, फाल्कन, शांग-ची और शी हल्क जैसे पात्र बने रहेंगे, लेकिन रिबूट से पहले मार्वल संभवतः मुख्य एवेंजर्स की भूमिका निभाने के लिए नए अभिनेताओं को लाने का निर्णय लेगा। यहाँ से हम अटकलों के दायरे में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई पुष्ट विवरण नहीं है और हम कुछ चीज़ों को स्थापित करने का अवसर लेंगे जो मैं चाहता हूँ कि मार्वल करे अपने ब्रह्मांड को पुनः संयोजित करने के लिए। सबसे पहले, आगामी एवेंजर्स फिल्मों को लेकर काफ़ी संदेह है, मुख्य तो इसलिए क्योंकि कांग दर्शकों के साथ अपेक्षित रूप से जुड़ने में असफल रहे हैं, या तो अभिनेता की समस्याओं के कारण, या फिर इसलिए कि कई परियोजनाएं उन्हें उस दुश्मन के रूप में स्थापित करने में असफल रही हैं, जिसे हर कोई स्क्रीन पर देखने की उम्मीद करता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग डायनेस्टी अपनी अवधारणा को पूरी तरह बदल सकती है और निश्चित रूप से अभिनेता भी बदल दिया जाएगा। कंग के लिए मार्वल को इस अभिनेता के साथ जो समस्याएं हैं वही उसका समाधान हो सकती है। यदि खलनायक दर्शकों से जुड़ नहीं पा रहा है, तो किसी भी परिस्थिति में परियोजना को पुनर्निर्देशित करना ही बेहतर है। एक अन्य घटनाक्रम में यह अफवाह है कि शांग-ची के निर्देशक डेस्टिन डैनियल क्रेटन द कांग डायनेस्टी के प्रभारी होंगे, लेकिन यह भी कहा गया है कि वह और आगामी मार्वल परियोजनाओं के लेखक काफी हद तक बदल सकते हैं। मार्वल की हालिया असफलताओं को देखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि यदि वे अगली एवेंजर्स फिल्मों में भी यही फार्मूला दोहराना चाहते हैं, तो उन्हें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को सफल बनाने वाले निर्देशकों यानी रूसो बंधुओं को भी वापस लाना चाहिए। मुझे लगता है कि निर्माता केविन फीज कैमरे के सामने और पीछे अपनी नई प्रतिभाओं के साथ एक बड़ा जुआ खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि उन लोगों को वापस लाया जाए जिन्होंने मार्वल को लगातार सफल बनाया, जिसमें जॉन फेवरो को लुकास फिल्म से मार्वल में वापस लाना भी शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं को उन रचनाकारों को न सौंपा जाए जिन्होंने ये नहीं दिखाया है कि वे दर्शकों से जुड़ते हैं और जो स्टूडियो के साधारण मोहरे नहीं हैं, जो वास्तव में परियोजनाओं में एक दृष्टि और शैलीगत पूर्णता लाते हैं। इसके साथ ही मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर्स लंबे समय से प्रतीक्षित मार्वल रीबूट का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन इस पुनः आरंभ में क्या विचार किया जाना चाहिए?
ये सच है कि कोई भी कैप्टन अमेरिका के रूप में क्रिस इवांस या रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह नहीं ले सकता, जैसे आयरन मैन या क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर के रूप में अभिनय। मैं सोचता हूं कि यहाँ दो रास्ते हैं। पहला ये कि क्रिस इवांस या रॉबर्ट डाउनी जूनियर में से किसी एक को लाया जाए ताकि ब्रह्मांड में स्थिरता की भावना वापस लाई जा सके, ताकि ये पहले जैसा महसूस हो, लेकिन एक मार्गदर्शक की भूमिका में, ताकि अन्य लोग अग्रणी भूमिका निभा सकें। दूसरा विकल्प यह है कि मुख्य एवेंजर्स कैप, आयरन मैन, थॉर, हल्क और ब्लैक विडो को नए अभिनेताओं के साथ पुनः कास्ट किया जाए जो अगले 10 वर्षों तक इन पात्रों को जीवंत कर सकें। ये सबसे जोखिम भरा हिस्सा है, क्योंकि यद्यपि हमने फर्स्ट क्लास जैसे बदलावों के अच्छे उदाहरण देखे हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि इन बदलावों पर दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी। वे संभवतः एक नए अल्टीमेट शैली के ब्रह्मांड के निर्माण के बहाने उन्हें पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां हम सभी पात्रों की उत्पत्ति को पुनः बता सकते हैं, लेकिन एक नए, अधिक युवा और ताजा अनुभव के साथ, जो हमें टॉम हॉलैंड के साथ जैसा कुछ देगा, जहां वह वास्तव में मैगवायर या गारफील्ड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और इसके बजाय एक नए चरित्र के साथ आता है, अपना स्थान बनाने में सफल रहे। ऐसा कुछ ब्रांड की दीर्घायु के लिए अच्छा हो सकता है, फिल्मों के लिए अगले 10 या 50 साल, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो भले ही क्रिस इवांस या रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ जाएं, वे हमेशा जवान नहीं रहेंगे और हम नहीं जानते कि वे इतने लंबे समय तक ऐसा करना चाहेंगे या नहीं। इसीलिए शायद मुख्य एवेंजर्स को पुनः कास्ट करना ही बेहतर होगा। फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को मार्वल की कहानियों के केंद्र में लाने का विचार भी सफल है, क्योंकि दोनों ही फ्रेंचाइजी एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत बड़े हैं और हम बहुत लंबे समय से उनके बिना रह रहे हैं। जब आपके पास पूरा एक्समैन रोस्ट तैयार है ताकि आप इसे एक नए भविष्य में ले जा सकें, तो मिस मार्वल या शी हल्क के साथ दर्शकों का ध्यान क्यों भटकाना। इसके साथ ही यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि पहले से मौजूद अन्य नायक जैसे शूरी, स्पाइडरमैन, सांग-ची, फाल्कन गायब नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि वे आने वाले युवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। इस तरह वे उन पात्रों का उपयोग कर सकते हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं और MCU में लंबे समय तक रह सकते हैं, ताकि यह भावना बनी रहे कि सब कुछ एक जात प्रमाण है, लेकिन एक नए भविष्य की ओर नजर है। यह सच है कि MCU का किसी तरह एंड गेम के अंत तक बच जाना यह दर्शाता है कि अभी भी कहने के लिए कहानियां हैं और दर्शक हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि प्रशंसक वास्तव में क्या देखना चाहते हैं, न कि वे उन पर क्या थोपना चाहते हैं। मार्वल यूनिवर्स हमेशा से बहुत दिलचस्प और रोमांचक रहा है और अब समय आ गया है कि दर्शकों को इन मूल्यों की याद दिलाई जाए। सच्चाई यह है कि इन 2 फिल्मों के रिलीज होने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, 2020 6 में कांग डायनेस्टी और 2020 7 में सीक्रेट वॉर्स। लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आने वाली हर चीज के लिए आधार तैयार करने का समय है, क्योंकि मार्वल कंटेंट के लिए दर्शकों में अभी भी भूख है। केवल हम हैं, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड गेम में कहा है, जहां सब कुछ ठीक होना चाहिए। ब्रांड को कायम रखने के लिए यह सही है। खैर, इस बार के लिए बस इतना ही। कृपया मुझे बताएं कि अगली एवेंजर्स फिल्मों में आप क्या बदलाव